हेलो एवरीवन। आज हम हजारों साल पुरानी एक रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। और सोचिए, अगर हमें पुराने लोगों की कहानियां जाननी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे कैसे रहते थे। क्या पुरानी किताबें हमें उनके बारे में बता सकती हैं? क्या पुरानी कब्रें जो है बरियल से भी इतिहास के राज पता चल सकते हैं? तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि वेद, पुराने ग्रंथ और पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो कब्रें हैं वो हमें प्राचीन भारत के लोगों के जीवन के बारे में क्या बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4, व्हाट बुक्स and burials tell us. So students, I have a question for you. अगर आज से 3000 साल बाद लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करें तो उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी किस चीज से मिलेगी? आपकी बुक्स, मोबाइल या घर? ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट में दिया हुआ है। इसी को हम ब्रीफली नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द वेदास, सेकंड है लर्न अबाउट लैंग्वेज फैमिलीज, स्टडी मेगालिथ्स एंड बरियल्स, एक्सप्लोर इनाम गांव एंड चरक संहिता एंड लर्न अबाउट एंशिएंट चाइना। सो स्टूडेंट्स, वेद जो है हमारे वो कितने हैं? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। देयर आर 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। ऋग्वेद क्या है? इसमें सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, कंपोज अबाउट 3500 ईयर एगो, 3500 ईयर एगो। ये क्या है? पुराना है। इट कंटेंट ओवर द 1000 हाइमन और सूक्त। इसमें क्या है? 1000 सूक्त है, जिसका मतलब है वेल सेड, यानी अच्छी तरह से बोला गया। हाइमन प्रेज 3 मेन गोल, अग्नि, इंद्र एंड सोम। यहाँ पे भी दिया अग्नि, इंद्र एंड सोम इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्ट्री। जिसमें से अग्नि का क्या मतलब है? अग्नि का मतलब है वो जो आग के देवता होते थे, इंद्र जो होते थे वो युद्ध के देवता होते, और सोम क्या, एक स्पेशल प्लांट होता था जिससे खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था। नेक्स्ट है लैंग्वेज फैमिलीज। अब हम पढ़ेंगे भाषा परिवार। यहाँ पे इंडो यूरोपियन भाषा है, द्रविड़, टाइबेटो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड मात्र मदर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडो यूरोपियन फैमिलीज क्या है? संस्कृत, हिंदी, असमीज, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड ग्रीक। ये जो लैंग्वेज बोले जाते हैं ये इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेज बोले जाते हैं। कॉग्निट एग्जाम्पल देखिए, इसे मातृ, संस्कृत में मातृ को ही माँ बोलते हैं, माँ को हिंदी में माँ बोलते हैं, मदर को भी इंग्लिश में माँ ही बोलते हैं। तो इन सबसे आपको एक कॉग्निट एग्जाम्पल यानी कुछ सेम सेम जैसा लग रहा होगा, इसी को बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली। तो बोलते तो सब थोड़े अलग अलग है, लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। और द्रविडियन फैमिली है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम जो बोलते हैं वो द्रविडियन फैमिली आती है, बोले जाते हैं। टिबेटो बर्मन फैमिली स्पोक इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे आपको इंडो यूरोपियन देखिए, इंडो यूरोपियन ये है। एंड ये क्या है? द्रविडियन, जो यानी कि दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है उसको द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये टिबेटो बर्मन है, यानी कि तिब्बत साइड के, एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा? हाँ, तो टेक्स्ट प्लस आर्कियोलॉजी एंड डायलॉग्स इन हेमंत, विश्वामित्र, बीज एंड सतलज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द कैटल एंड हॉर्सेस। Historians examine written texts alongside physical archaeological runs. And some hymns are Rigveda are written as a dialogue, and a famous dialogue between say Vishwamitra and two rivers, Bees and Satluj. So students, हमारे जो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन वे सिर्फ भौतिक अवशेषों के अलावा नहीं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भौतिक अवशेषों पर ही डिपेंड रहते हैं, वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। और ऋग्वेद के कुछ सूक्त में वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि हैं, यानी कि ऋग्वेद रिटन विश्वामित्र ऋषि हैं, उनकी जो बात हो रही है, ब्यास और सतलज रिवर के बीच बात हो रही है, सूक्त के अंश है उसमें। और ये जो आपको दिख रहा है ये ऋग्वेद का पांडुलिपि का एक पन्ना है जो भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। ये 150 वर्ष पहले ऋग्वेद के सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि करेंटली महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। द डायलॉग शो दैट सोसाइटी वैल्यूड हॉर्स एंड काउज डीपली। ये जो डायलॉग होते हैं इसमें सोसाइटी की वैल्यू को मतलब उस टाइम की घोड़े और काउ वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी उसको दर्शाते हैं। द सेक प्रेड द टू द रिवर लोअर देयर वाटर
लेवल क्यूरियोसिटी कुड क्रॉस सैफिली, इसमें जो सुप्त होते हैं उसमें जो नदियां हैं उनसे कहा जाता है कि अपने पानी के वाटर के लेवल को कम करे ताकि वो सुरक्षित नदी को पार कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस, कैरियोट्स एंड सोशल ग्रुप, यानी कि मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम पढ़ेंगे और सामाजिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। कैटल, हॉर्सेस, कैरियोट, सोशल ग्रुप। ऋग्वेदा प्रेयर explicitly asked for cattle, horses and sun. Battle were fought for land, water, sources, pastures and capital. सो स्टूडेंट, ऋग्वेद में मवेशियों यानी कि जो मवेशी यानी जो पालतू जानवर होते थे, और सन यानी बच्चे होते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और घोड़ों को लड़ाई, ये देखिए, फॉट फॉर लैंड, वाटर, सोर्सेस, पैसे। घोड़ों को जो है लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और मवेशियों को जीत कर लाते थे लड़ाइयाँ। जैसे वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, अच्छी चारागाह के लिए भी लड़ी जाती थी, फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। टू मेन वर्क बेस्ड ग्रुप, प्रियेश, ब्राह्मीण एंड राजास। वहां पे दो जो है कि भागों में बांटे गए थे ग्रुप को, एक होता था ब्राह्मण और एक होता था राजा, यानी कि पुरोहित और राजा के बीच दो भागों में बांटे हुए थे। आर्यास वर्सेस दस्यु। आर्या composed Haman and the Dashyas were opponent who did not perform sacrifices and spoke different languages. Students, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दस्यु यानी कि दशास या दस्युस कहते थे। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, वे शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास का ही स्त्रीलिंग दासी हुआ, शब्द का मतलब गुलाम। और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देयर आर राजास डिड नॉट हैव पैलेस, स्टैंडिंग आर्मीज, टैक्स सिस्टम, पोजीशन was not hereditary, son did not automatically success father। जो है कि देयर राजास डिड नॉट हैव पैलेस, जो जैसा हम जानते हैं राजाओं के बारे में वैसी राजाएं नहीं होते थे कि उनके पास जगह होती थी और आर्मीज होती थी, टैक्स सिस्टम होता था, पोजीशन होता था, और उनके जो हेरिडिटी भी नहीं होती थी कि उनके बच्चे ही जो है कि राजा बनेंगे। साइलेंट सेंटियंस मेगालिथ्स, यानी खामोश प्रहरी, और कहानी जो है वो किसकी है? मेगालिथ्स यानी महापाषाणों की। साइलेंट सेंटियल द मेगालिथ, मेगालिथ लिटरली मीन ह्यूज स्टोन, ह्यूज स्टोन यानी कि बड़े पत्थर। मेगा मीन्स जैसा कि होता है बड़ा, लिथोस मीन्स से आता है कि स्टोन यानी कि बड़े पत्थर। दिस बोल्डर्स वेर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल टू मार्क बरियर्स। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर जो थे नाम से जानते हैं, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है, और यह प्रथा and commonly in the दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर जैसे शहरों में यह प्रथा क्या है? दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। और कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल आपको ये दिख रहे हैं। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। एंड recent discoveries suggest some megaliths also mark ancient border or ritual gathering spot. If a right a porthole kissed entrance below a west megalith stone circle in the Deccan showing an alternative monument types। जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या करते थे कि एक पोर्ट होल बनाते थे, मतलब कि बड़ा सा पत्थर का घेरा होता था, पूरे कवर होते थे, और एक होल होता था जिसमें बरियल्स को बारी बारी से, जैसे कोई बरियल है उसमें घुस के उसको डाल दिए, फिर नेक्स्ट बरियल आया तो भी उसको पोर्ट होल के अंदर से जाके उसको डाल। ऐसा कहाँ पे पाया गया है? दक्कन में पाया गया है। मेगालिथ्स कैन बी फाउंड both above the ground and hidden deep underground. They are clear evidence of ancient burial custom। ये एंशियंट बरियल कस्टम का क्या है? एविडेंस है कि कुछ जो मेगालिथ्स में बरियल पाए गए वो एबव द ग्राउंड पाए गए, और कुछ हिडन डीप अंडरग्राउंड पाए गए। यहाँ पे देखिए, एबव द ग्राउंड एंड डीप अंडरग्राउंड बरियल्स पाए गए। नेक्स्ट, सोशल डिफरेंसेस एंड फैमिली बरियल्स। कुछ जो कब्रगाहें हैं वो खास पारिवारिक हुई थी और उनकी फैमिली बरियल्स। फाइंडिंग आउट एबव सोशल डिफरेंस एंड फैमिलीज।
Grave goods reveal status. Brahmagiri 33 gold bead, rich and poor burial, family grave. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे briefly. Objects buried with a skeleton reveal and the deceased person's society status. Brahmagiri site, one grave contained 33 gold bead, conch shells and stone bead. Other grave had only pots. कभी कभी महापसाड़ों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कंक्लूजन, सोसाइटी हैड स्टेटस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग उनके बरियर्स के साथ भी व्यवहार होता था। बड़े लोगों के साथ अलग तरह के बरियर्स होते थे और पुअर पीपल्स के साथ अलग बरियर्स होते थे। सम वेयर रिच, सम पुअर एंड सम थीफ एंड अदर फॉलोअर्स। कुछ रिच होते थे, कुछ पुअर होते थे और कुछ थीफ होते थे, एंड अदर फॉलोअर्स भी होते थे। फैमिली ग्रेव, मेगालिथ containing multiple skeletons suggested family members were buried together over time using porthole. New finding in Amgaon site. At Inamgaon, a large rectangular stone tomb in the middle of a rich settlement contained a person with a full copper suit of armor, confirming a potential warrior class and specialized metalworking. Iron equipment found in a megalithic grave, horse equipment, axes and dagger. हाँ, सो स्टूडेंट्स, इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र वहां पे पाई गई है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बताया गया है। वहां पे क्या था कि भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी होता है वो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। सो स्टूडेंट, आप बताइए, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में जो है बताइए, और ये कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट है इनाम गांव, नियर रिवर घोड़, महाराष्ट्र, 3600 2700 ईयर एगो बरियल, फेसिंग नॉर्थ, फार्मिंग एविडेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में। यूनिक बरियल साइट यहाँ पे मिला है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर। ये भीमा रिवर की सहायक नदी है घोड़। ये देखिए, ये इनाम गांव है, ये भीमा रिवर है, ये सहायक नदी घोड़ है। यहाँ पे ये पाया गया। ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर एगो जो है इसको पाया गया। एडल्ट वेयर बरीड स्ट्रेट इन द ग्राउंड विद देयर हेड फेसिंग नॉर्थ। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इनाम गांव के लोगों को जो है गड्ढे में दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। एंड थीव्स बरियल, अ मैन वाज फाउंड इन द लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of S room house. Dietary evidence, seed of wheat, barley, rice, pulses, millet, sesame and animal bones with cut mark found. और उसकी बरियल के साथ ये सारी चीजें भी मिली हैं। Food, water, vessel were placed right next to the dead body, showing a belief in life after death. मतलब ये दर्शाता है कि जिंदगी जो है वो मरने के बाद भी होती है, इसलिए उनके साथ कितने सारे सीड हैं। देख रहे, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, दालें, गेहूं, चावल और तिल, एनिमल्स बोन भी मिले हुए हैं विथ कट मार्क फाउंड। स्केलेटल स्टडीज और चरक। अब हम स्केलेटल यानी हड्डियों के ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। हेल्प आइडेंटिफाई एज एंड जेंडर। ये क्या हेल्प करता है जेंडर का आइडेंटिफाई करने में और उसकी एज। रिवील हेल्थ कंडीशन, और हेल्थ कंडीशन के बारे में रिवील करता है। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट डाइट, खाने पीने के बारे में इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। फेमस फिजिशियन लिव्ड अबाउट 2000 ईयर एगो, मेंशन 360 bones. Children's skeleton are identify size but distance, distinguishing boys versus girls skeleton by bones is tough. Gender identification done by looking at the pelvic hip area, which is broadest
broader in women for childbearing. Sheikh Charak, a famous physician who lived around 2000 years ago, he wrote the famous medical treatise Charak Samhita. He stated that the human body has a 360 bones. इन्होंने बोला कि 360 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बट ऐसा नहीं है. मॉडर्न एटोनॉमी करंट 206 बोन्स, यानी कि अभी क्या करंटली साइंस क्या बोलती है 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में. चरक हैज reached 360 because he counted teeth, joint and cartilage in his calculation. कंकालों में छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता. क्या हम यह पता कर सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते थे कि जैसे कि यदि कंकाल के पास गहने मिले तो महिला का है. और लेकिन एक ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस टाइम पे. कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका था कि हड्डियों की जांच. चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश जो कूल्हा है वो पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था. ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है. और आज से 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की बुक लिखी. और मनुष्य में 360 बोन्स होते हैं, इन्होंने ऐसा लिखा, बट करेंटली साइंस ऐसा नहीं मानता. साइंस बोलता है 306 है. तो ये बोला जाता है कि शायद उन्होंने गिनती में दांत और हड्डियों को भी क्या है कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा. ये देखिए फीमेल पेल्विक ब्रॉड है और ये मेल पेल्विक. इधर है एंशियंट चाइना. एल्सवेयर एंशियंट चाइना अराउंड 3500 years ago the earliest evidence of writing emerged in China. They wrote on animal bones known as the oracle bone to predict the future. King had described Carl question will be win the war, will crop the wood. Bones were heated in the fire until they cracked. The fortune tellers and with the cracker. Unlike the Vedic Rajas, Chinese king lived in the grand palace and accumulated vast wealth, including bronze, special, and they did not know how to use iron net. लगभग 3500 ईयर एगो यहाँ की लेखन कला में सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था. इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा, क्योंकि यह मान्यता की थी कि ये भविष्य बताती है. राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे और क्या वे युद्ध जीतेंगे, फसलें अच्छी होंगी, पुत्र होंगे. इन हड्डियों को आग में डाल दिया था ऐसा लिखवा के, और इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी. भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़ी ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे. जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी बोल सकते हैं. ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे. उन्होंने बेशुमार अदालत इकट्ठी कर ली थी. उनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे. ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क आप बताइए कमेंट बॉक्स में. हिस्टोरिकल टाइमलाइन हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेंगे. 3600 to 2700 ईयर एगो क्या है सेटलमेंट एंड फार्मिंग एट इनामगांव. 3500 ईयर एगो बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास. एंड 3000 ईयर एगो बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ मेगालिथ्स. 2000 ईयर एगो एज ऑफ चरक एंड हिज मेडिकल टेक्स्ट. सीटेट और टेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन कर लेंगे हम. ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद. मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन. इनामगांव is in Maharashtra. Black and red were found in a burial. Rigveda composed about 3500 year ago. चरक जो है 360 बोल्स बोलते हैं. एंड रिवीजन क्वेश्चन, नेम द 4 वेदास. व्हाट इज सुक्त? व्हाट आर मेगालिथ्स? व्हाट डू बरियल टेल अस? व्हाई इज इनामगांव इम्पोर्टेंट? ये आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से पढ़ा और देखा है तो जरूर आप इसका आंसर दे पाएंगे. और पीपीटी बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस. सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. कीप लर्निंग हिस्ट्री एंड बेस्ट विशेस फॉर योर यूपी टेट.